नमस्कार, सुबह की बात सुनो सरकार में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज इस खास बुलेटिन की शुरुआत हम एक ऐसी खबर से करते हैं, पॉजिटिव खबर इसको कह सकते हैं। हालांकि इस खबर को लेकर जो आजकल नैरेटिव चलाने की कोशिश होती है, उस नैरेटिव चलाने वाले लोगों को हो सकता है इस पर भी राजनीति दिखे, लेकिन एक सकारात्मक चीज़ें हैं कि अगर किसी मस्जिद से अगर ये अनाउंस किया जाए कि टीका लेना सेहत के लिए बेहतर है, आप टीका लीजिए, टीका लेने से, वैक्सीन लेने से इसका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, और उसके बाद गांव के लोग अगर वैक्सीन लेते हैं तो ये हम कह सकते हैं कि एक बड़ा बदलाव है। और जो रूढ़िवादी ताकतें हैं, उन ताकतों को एक कह सकते हैं कि इस तरीके के अनाउंसमेंट से सीधा सीधा कह सकते हैं इस रूढ़िवादी ताकत को खुली चुनौती दी गई है। रूढ़िवादी सिर्फ लोग एक ही तरफ नहीं है, दोनों तरफ है। कहीं गाय और गोबर के सहारे रूढ़िवादिता दिखाने की कोशिश हो रही है, तो कहीं फर्टिलिटी के सहारे रूढ़िवादिता दिखाने की कोशिश हो रही है। दोनों समाज में इस तरह का रूढ़िवाद चल रहा है और इसका असर कोरोना के जंग पर पड़ने जा रहा है। कोरोना के जंग पर पड़ भी रहा है, दिख भी रहा है, लोग वैक्सीन लेने से इनकार कर रहे हैं। तो जरा इंशाअल्लाह जरा देखिए इस खबर को कि किस तरीके से मस्जिद से अनाउंस किया जा रहा है कि आप आइए और वैक्सीन लीजिए। पहले इस आजान के इस अनाउंसमेंट को आप सुनिए, उसके बाद क्या घटना घटी है हमारे संवाददाता के साथ। जरा हम अपने संवाददाता के पास भी, राजकुमार के पास चलेंगे कि किस तरीके से एक दूसरे कम्युनिटी के या दूसरे बिरादरी के गांव में वैक्सीन लेने को लेकर कैसे लोग विवाद होता है। जरा इसकी भी देखिए अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वैक्सीन ले रहे हैं और हमें लगता है कि इस वैक्सीन लेने को लेकर जो साइंटिफिक अप्रोच दिखाई गई है गांव के लोगों के लिए, इसके लिए इसकी तारीफ होनी चाहिए। जरा देखिए क्या हो रहा है, उसके बाद हम फिर इस पर चर्चा करते हैं। मस्जिद से ऐलान करना माइक से कि टीम पूरी आई हुई है आपके फायदे के लिए, आपकी हिफाजत के लिए, ताकि आप हर तरह के खतरे से महफूज रहें। जो लोग डराना चाह रहे हैं आप पहुंचे वहां, टीम आपकी हर तरह के हेल्प के लिए तैयार है। मस्जिद से ऐलान करना माइक से कि टीम पूरी आई हुई है आपके फायदे के लिए, आपकी हिफाजत के लिए, ताकि आप हर तरह के खतरे से महफूज रहें। अब जरा हम दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। उसी नालंदा की तस्वीर है, मुख्यमंत्री के गृह जिले की तस्वीर है। कि एक तस्वीर आपने देखी कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग माइकिंग करके कह रहे हैं कि आप वैक्सीन लीजिए, और दूसरी तस्वीर देखिए कि गांव वाले लोग एएनएम को पीट रहे हैं। क्यों पीट रही है, उसका एक अलग वजह है, जबरदस्ती कि भाई टीकाकरण को लेकर इस तरीके से नियम कानून को आप ताक पर रखिए, नहीं मेरी बात मानेंगे तो आपको पीटेंगे। इस खबर को कवर करने के लिए जब हमारे संवाददाता पहुंचे तो उनको भी बंधक बना लिया गया है। घंटों वो बंधक रहे। पुलिस अधिकारी जब पहुंचे तो उनको छोड़ा गया और अब इस मामले में 2-3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। तो जरा एएनएम की बात सुनिए कि क्या कह रही है। बस दोनों तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों रूढ़िवादी ताकतें हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ ये ताकतें हैं, दोनों तरफ ये रूढ़िवादी ताकतें हैं। लेकिन समाज और परिस्थिति और कोरोना ने हमें लगता है कि इस रूढ़िवाद को एक चुनौती देने की कोशिश की है। अगर ये चुनौती का असर अगर दिखता है आने वाले समय में, तो कह सकते हैं कि अपने समाज में, अपने देश में एक बड़ा बदलाव की संभावना या उम्मीद जग रही है। जरा देखिए कि एएनएम के साथ किस तरीके का बर्ताव हुआ है। ये बिहार में लिए हैं, ये बैठिए, बाद में हम कार्ड बना देंगे। अब बाहर से लिए हैं तो अपना रजिस्टर हम चढ़ाएंगे, सब कार्ड बनाएंगे। उतने देरी ने हमको करूँ 12-17 बोले, कुर्सी उठाए, टेल के वहाँ काट दिए। फिर वहाँ जा रहे तो वहाँ से फिर के हमको यहाँ लाए। मेरा मोबाइल भी छीन के दिन भर रखने लगी। यहाँ पर आने पर मेरे भैया तो नहीं बताए और नहीं बनाए तो उनका बच्चा आया। बच्चा आने पर फिर भी औरत जो देती है नहीं दी, तो यहाँ कुछ बना।
दोनों ताकतें एक ही जगह आसपास के गांव में है और आप देख रहे हैं एक रूढ़िवादी ताकतें अपने मस्जिद से अनाउंस कर रहा है कि आप हमारे यहाँ आए हुए मेहमानों का स्वागत करिए, जो सरकारी कर्मी आए हैं उनका स्वागत कीजिए और आप टीका लीजिए। और एक दूसरी रूढ़िवादी ताकतों को देखिए कि टीकाकरण को लेकर जो एएनएम पहुंची है उनके गांव में, उनके साथ किस तरीके से वो मारपीट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। और जब कवर करने के लिए हमारे संवाददाता जब पहुंचे तो उनके साथ भी उन्होंने मिसबिहेव किया और उनको बंधक बनाया। चलिए राजकुमार, दो तस्वीर अभी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तस्वीर कि मस्जिद से अनाउंस किया जा रहा है कि आप वैक्सीन लेने के लिए आए। दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं कि उस गांव में एएनएम पहुंची है वैक्सीन देने के लिए और उनके साथ किस तरीके से लोग मिसबिहेव कर रहे हैं। दोनों तस्वीर साथ स्क्रीन पर चल रहा है। क्या घटना घटी थी एएनएम के साथ इस तरीके का मारपीट करना, मोबाइल छीनना, इसकी वजह क्या है? देखिए संतोष जी, पूरा मामला ये हुआ कि जैसे ही वहाँ पर महिला जो है नियमित टीकाकरण के लिए गांव पहुंची थी तो कुछ लोग वहाँ पर आ गए थे और वो प्रेग्नेंट एक महिला थी, वो प्राइवेट निजी क्लिनिक में जाकर अपना पहला वैक्सीन लिया था और दूसरा वैक्सीन यहाँ पर लेने के लिए पहुंची थी। और वो चाह रही थी कि सरकारी टीकाकरण का जो चार्ट होता है उसमें भी पहला वैक्सीन का इसमें सिंबल छप जाए ताकि वो नियमित रूप से टीकाकरण में शामिल हो सके, क्योंकि सरकार द्वारा नियमित टीकाकरण के ऊपर जो है कुछ लाभ दिया जाता है। इसी लाभ को लेने के लिए वो चाह रही थी कि निजीकरण में जो टीका पड़ा है वो सरकारी वंचित हो जाए। यहाँ के एएनएम का कहना है कि जब उन्होंने इनकार कर दिया और बोला कि पूरे मामले की जांच कर लेंगे उसके बाद ही नियमित चार्ट पर चढ़ाएंगे, तो गांव के ही कुछ लोगों ने एएनएम का सबसे पहले तो मोबाइल छीन लिया और उसके बाद जब मोबाइल मांगना चाहिए तो एएनएम के साथ बदसलूकी किया, उनके साथ धक्का मुक्की किया। जैसे ही इस बात की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को मिली, स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर पहुंची, उन लोगों के साथ ही बदसलूकी किया। उसके बाद मैं और हमारे कैमरामैन दोनों साथ में वहां पहुंचे, एएनएम का स्टेटमेंट लेने लगे। एएनएम के स्टेटमेंट लेने के बाद जैसे ही कमरे से बाहर निकलने का प्रयास किया तो कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया और धक्का देते हुए कमरे के अंदर लेकर चला गया और बोला कि जब तक पूरा मामला सॉल्व नहीं होगा तुम लोग को नहीं जाने देंगे। किसी तरह से हमारे कैमरामैन ने इस बात की जानकारी डीएसपी को दी। डीएसपी ने आनंद फानंद में राजगीर थाना की पुलिस और किला थाना की पुलिस भेजा, तब जाकर हम लोग वहां से मुक्त हुए और उसके बाद जो दोनों आरोपी थे उसे पुलिस हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। कि मस्जिद से अनाउंस होकर टीकाकरण के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, क्या उस अनाउंसमेंट का असर दिखा? लोग आए टीका लेने के लिए? देखिए संतोष जी, बहुत बड़ी पहल है। अब तक का इतिहास में हमने ऐसा नहीं सुना था कि टीकाकरण के लिए इमाम द्वारा मस्जिद से इस तरह के अवेयरनेस का कार्यक्रम किया जाएगा, लेकिन यहाँ के इमाम ने एक बड़ी पहल की है और उन्होंने मस्जिद से अनाउंसमेंट किया है कि गांव के जितने भी लोग हैं सभी लोग वैक्सीनेशन करा लें, क्योंकि ये वैक्सीनेशन आपकी सुरक्षा के लिए और सरकार द्वारा जो वैक्सीनेशन का टीकाकरण का काम किया जा रहा है ये आप लोग के हित में ही किया जा रहा है और कोरोना वैक्सीन से किसी का जान नहीं जाता है। इस तरह का अवेयरनेस उन्होंने गांव से किया है। इसके बाद से वहां पे जो बुद्धिजीवी लोग थे, मेरे सामने 15 लोग आकर टीकाकरण केंद्र पर टीका लिए हैं। इसके पहले जो है यहाँ पर एक भी व्यक्ति टीका लेने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मीडिया की पहल के बाद जो है इमाम ने भी यहाँ पर सकारात्मक भूमिका निभाई और यहाँ का मुखिया जो है सबसे पहला डोज उन्होंने लिया, उसके बाद यहाँ पर टीकाकरण शुरू हो गया है। धन्यवाद। हमारे साथ राजकुमार जुड़े हुए थे नालंदा से। अब हम एक और पॉजिटिव खबर हम आपको दिखाते हैं, सकारात्मक खबर। बार बार हम इसकी चर्चा हम इसलिए करते हैं कि ये चीजें लगातार पब्लिक डोमेन में आ रही हैं और इसको लेकर लोगों के अंदर में ये बातें भी घिर रही है कि कोरोना से हम बाहर कैसे निकले या कोरोना को लेकर जो भ्रांतियां हैं उस भ्रांतियों को हम कैसे दूर करें। लेकिन इन सब के बीच एक सकारात्मक खबरें पटना सिटी से है, जहां एक गांव में कोरोना से अलावलपुर वो पंचायत है जहां 10 लोगों की मौत हो चुकी है। और उस मौत से आप समझ सकते हैं कि किसी गांव में अगर 10 लोगों की मौत हो तो आप अंदाजा करिए कि उस गांव की मनः स्थिति क्या होगी। उस गांव में एक शादी हुई और शादी में लोग आए तो बारात जब वापस आए तो लड़की वाले भी और लड़के वाले के घर में भी कोरोना से मौत हो गई। टीकाकरण का कार्यक्रम लोग बुला के अपने गांव में लोग लेके आए कि आप हमारे गांव में आए और जो लोग यहाँ पे हैं उनका टीकाकरण करिए, क्योंकि कोरोना के इस जंग में हम तभी जीत सकते हैं जब हम सब लोग वैक्सीन ले लें। देखिए कि गांव में ये एक तीसरी तस्वीर देखिए, जो अलावलपुर गांव में जो वैक्सीन देने के लिए टीम आई है उनको बैठाया गया है पूरे सम्मान के साथ। और स्थिति यह है कि 90% 45 वर्ष से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं गांव की, जितने लोग गांव में रह रहे हैं सभी लोगों ने वैक्सीन ले लिया है। जरा सुनिए उस गांव के लोगों का क्या कहना है और डॉक्टर का क्या कहना है। पहले अच्छे आए थे 8 दिन बाद
चले गए। पटना सिद्दीक से बात करो। जा सकते हैं, हम वैक्सीन क्यों नहीं लेंगे? और जो लोगों ने नहीं लेने का काम किया, मेरे गांव के गणमान्य व्यक्ति, मुखियापति, आशा कार्यकर्ता, एक नीलम मैडम है, उनके सहयोग से काफ़ी संधान के बाद स्वतः जाकर 10 लोगों की जो मौत हुई है, जैसे अलावलपुर गांव में 4 लोगों की मौत हुआ, तो पहले कुछ बीमारी से ग्रसित लोग भी हैं। क्या कोरोना से? तो बता रहे हैं कि कोरोना हुआ, मगर पहले से उनको शुगर है, बीपी है, इस तरह की बीमारी थी। पंचायत जैसे कुछ लोग गांव दूर है यहाँ से, बाकर चौक हो गया और जमुनापुर, जमालपुर, लोग वहाँ पे भी हम लोग जाके, इसमें डॉक्टर सुधा शंकर राय का भी अहम योगदान है। उनसे कहे हम लोग आग्रह किए कि वहाँ पे मतलब जाकर उन लोग के आने में परेशानी होगी, तो वहाँ पे भी कैंप लगाया गया। वहाँ पे विरोध भी, कई जगह विरोध भी हुआ। कुछ लोग विरोध किए, तो फिर हम लोग उनको समझाए, जागरूक किए। वो लोग बिहार के कोई एक गांव की ये घटना नहीं है। अगर हम बात करें तो बिहार के अधिकांश गांवों में इस बार कोरोना से मौत हुई है या कोरोना से लोग संक्रमित हुए। पता नहीं ये कोई किसने ये भ्रांतियां फैलाई कि कोरोना के वैक्सीन लेने से फर्टिलिटी पर असर पड़ सकता है, कोरोना के वैक्सीन लेने से 2 साल के अंदर मौत हो सकती है आपकी, कोरोना के वैक्सीन लेने से आपको कोरोना हो सकता है। कई तरह की भ्रांतियां फैलाई गई है। और सिर्फ यही भ्रांतियां नहीं फैलाई गई है, जो दूसरा रूढ़िवादी ताकते हैं, जो गोबर लगाकर कहते हैं कि गोबर लगा लो कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी, गाय का मूत्र पी लो कोरोना से मुक्ति मिल जाएगा। एक तरफ ये खेल नहीं चल रहा है, खेल दो तरफा चल रहा है और उसका असर कहीं न कहीं कोरोना वैक्सीनेशन पर पड़ा है। और यही वजह है कि बिहार में जिस तरीके से वैक्सीनेशन का रेशियो घटता जा रहा है, अभी हालात ये है कि 87,000 प्रतिदिन लोग वैक्सीन ले रहे हैं। और यही स्थिति अगर रही तो बिहार में 100% वैक्सीन लेने वाली की संख्या होने में 2 वर्ष, कम से कम 2 वर्ष का समय लगेगा। और अब आप समझ सकते हैं कि इस स्थिति में हम कैसे कोरोना को जीत सकते हैं। चलिए, हमारे साथ परमानंद जुड़ गए। परमानंद, कैसे लोगों के अंदर में ये जागृति आई कि भाई कहीं न कहीं लोग मर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमें कोरोना का वैक्सीन लेना चाहिए, अगर हम वैक्सीन लेते हैं तो हमारी जान बच सकती है? जी सर, डॉक्टर बता दें कि ये फतवा प्रखंड का अलावलपुर, जो पहले से ही जानकारी मिल रही थी कि यहाँ 100% लोग वैक्सीन ले चुके हैं। आज हम वहाँ उस गांव का दौरा किए तो वाकई में जानकारी मिली कि 90% लोग वहाँ वैक्सीन लिए हैं। उसका मूल वजह ये रहा कि पहले वहाँ भी लोग वैक्सीन लेने से इनकार कर रहे थे, खासकर जो दलित बस्ती हो, जो अनपढ़ लोग थे, वो तो एकदम नहीं लेना चाहते थे। लेकिन लगातार वहाँ से लोगों ने बताया कि 10 लोगों की मौत हुई है कोरोना से इस बार दूसरे लहर में। इसमें 4 लोगों को ऑन रिकॉर्ड है और 6 लोग ऑफ रिकॉर्ड में थे और उनकी मौत हुई। उसके बाद लोगों में जागरूक हुए और कई लोग जागरूक हुआ, कई लोगों ने जबरन लोगों को जागरूक कर, जो अनपढ़ थे, जो अशिक्षित थे, उन्हें भी जागरूक कर वहाँ के लोगों ने वैक्सीन दिलवाया। अब जैसा कि वहाँ के जो मुखिया और जो वृद्ध लोग थे वो बता रहे हैं कि यहाँ 45 से ऊपर वाले हार्डली 1900 से 2000 लोग हैं, जिसमें 1764 लोग वैक्सीन ले चुके हैं। यानी कुल मिला के आ जाए तो 50 से 100 लोग अभी बचे हुए हैं जो कि नहीं ले पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें लगता है कि इस अलावलपुर गांव से बिहार के तमाम गांवों के लोगों को सीख लेनी चाहिए। सरकार की तरफ से आप हर गांव में, हर पंचायत में कोरोना एक्सप्रेस वैक्सीन या गाड़ियां पहुंच रही हैं। हमें लगता है कि लोगों को आगे आने की जरूरत है। देखिए, समस्या क्या है और ये समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही है। हम बार बार जो हम चर्चा कर रहे हैं कि रूढ़िवादी ताकतें सिर्फ एक तरफ नहीं है, रूढ़िवादी ताकतें दूसरे तरफ भी हैं। और दूसरे तरफ वाले जो रूढ़िवादी ताकतें हैं उसकी आबादी है देश में, वो भी एक बड़ी समस्या है कि गोबर लगाइए, गौमूत्र पीजिए, आपको कोरोना आपसे भाग जाएगा, मंत्री जी बोलते हैं। फिर बीच में लड़ाई बाबा रामदेव और फिर एलोपैथिक और आयुर्वेदिक में फंस गया, उसका भी असर पड़ रहा है।
देखिए खगड़िया में किस तरीके से लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, और वैक्सीन लेने के लिए जब टीम गई तो उसके साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया, मारपीट तक उतार हुआ गया, अंत में पुलिस को पहुंचना पड़ा। और पुलिस की अभिरक्षा में जो टीकाकरण कराने जो दल गया हुआ था, देख लीजिए गांव में क्या स्थिति है उनकी, गांव से लोग खदेड़ दिया उन लोगों को। तो पुलिस की अभिरक्षा में फिर उस टीम को थाना लाया गया, और अब मुखिया के माध्यम से गांव के लोगों को मनाने की कोशिश चल रही है। लेकिन ये सिर्फ एक ही गांव, दो चेहरा हमने आपको दिखाया। एक तरफ 10 लोगों की मौत हुई, इस गांव में भी मौत हुई है, बेलदौर की इस गांव में भी, लेकिन है अफवाह है तो अफवाह है, लेकिन अफवाह से हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं अपने ग्रामीण जनता को, इसके लिए पहल करने की जरूरत है। जरा सुनिए क्यों विवाद हुआ है और क्यों टीका नहीं लेना चाहते हैं गांव के लोग। लोगों ने उनको बोला कि ये सब अफवाह है, समझाने का भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन कुछ देर के बाद वो अचानक से मैंने ये कहने लगी कि यहाँ से भागो, तुम किसी को नहीं समझाओगे, ये सब बोलने लगी। और उसी बीच में मतलब जब हम लोग उसको बोले कि तुम घर चले जाओ, तो वो हम लोगों पे मैंने रोड़ाबाजी करना था। हाँ, मैंने गलत व्यवहार करना चाहिए, तो गार्ड के द्वारा रोका गया। तो वो गार्ड से भी मैंने हाथापाई करने लगी, और उसके बाद फिर वो अपना भागो, वो कीचड़ उचड़ उठा करके हम लोगों के गाड़ी पर फेंकने लगी। उस महिला के खिलाफ हम लोगों ने FIR दर्ज। पुलिस की अभिरक्षा में डॉक्टर को जाना पड़ रहा है गांव, ये स्थिति है। वैक्सीन लेने के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे। ये दोनों तस्वीर हमने आपको दिखाई है कि क्या हाल है गांव में, और इस हाल के लिए कोई और जिम्मेवार नहीं, सरकार और सिस्टम जिम्मेवार है। एक तो सुई नहीं है, वैक्सीन नहीं है। जिस वैक्सीन 18 वर्ष से ऊपर वाले को वैक्सीन लगाने की बात हो रही थी, पिछले 10 दिनों से वैक्सीनेशन का काम बंद है। न पोर्टल खुल रहा है, न उन्हें वैक्सीन दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट तक कह रहा है कि नौजवानों को पहले वैक्सीनाइज कीजिए, उनको वैक्सीन दीजिए, लेकिन सरकार के पास वैक्सीन नहीं है। अब सरकार कह रही है कि 2-3 दिनों में अब 18 वर्ष से ऊपर वाले लोगों को भी वैक्सीन दिया जाएगा, इसकी हम व्यवस्था करते हैं। लेकिन ये जो गलतफहमी गांव तक फैला है, इसके लिए हम सब लोग जिम्मेवार हैं। सिर्फ गांव की भोली जनता तो वो उसको क्या पता है, उसको बहुत दूर है मीडिया और बाकी चीज़ों से, लेकिन किसी न किसी माध्यम से वो चीज़ें तो पहुंची है, जिसकी वजह से लोग टीका लेने से इनकार कर रहे हैं। और आपको पता है कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे तो फिर कोरोना पर जंग जीत नहीं सकते। बात हम अनलॉक 1 की कर रहे हैं। हाँ, आज से पूरे बिहार में सुबह 6 बजे से 2 बजे तक की दुकानें खोल दी गई हैं। दुकान खुलने के लिए ट्रेड को निर्धारित कर दिया गया है कि सोमवार को कौन सा ट्रेड खुलेगा, मंगलवार को कौन सा ट्रेड खुलना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है। लेकिन हालात देखिए पटना के उस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का, आज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट खुलना था, किस तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के बगैर काम कर रहे हैं। और ये जो मौका हमें मिला है कोरोना से बाहर निकलने का, अगर ये रवैया जारी रहा तो आने वाले समय में फिर से एक कड़ा लॉकडाउन लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ज़रा देखिए, गौतम हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है पटना के इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार का, क्या हाल है, किस तरीके से लोग कह सकते हैं कि नियमों की धज्जियां उड़ा नहीं रही है, अपने जान से वो खेल रहे हैं। लॉकडाउन जो आज से अनलॉक हो रही है, उसको लेकर हम पटना में पहुंचे। पटना के चांदनी चौक है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की दुकान जो है खोलने के आदेश दिए गए हैं। शर्तों के साथ आदेश दिए गए हैं कि दुकानों में भीड़ जो है वो सोशल डिस्टेंस से देखते हुए की जाएगी और लोगों को मास्क, सैनिटाइजर ये पहनना है। आज पहले दिन की जो है भीड़ भाड़ आप देख सकते हैं, लोगों की पहुँच रही है। तमाम चीज़ों के गाइडलाइन को पालन करने को निर्देशित किया गया। कुछ दुकानदार जरूर कर रहे हैं, मगर कुछ दुकानदारों की स्थिति जो है वो थोड़ी सी लापरवाही दिख रही है। लोगों की भीड़ पहुंची है, इस भीड़ को कंट्रोल करना प्रशासन की जिम्मेवारी है। कई जगहों पर प्रशासनिक अधिकारी को डिप्यूटेशन किया गया, जिलाधिकारी को आदेश दिया गया, मगर बहुत जगह पे ये स्थिति अभी नहीं है। मास्क क्यों नहीं लगा के पहन के काम कर रहे हैं? चलिए देखिए, इसी तरह की कुछ लापरवाही जो है जो लोगों में देखने को मिलेगा और इसी का नतीजा होगा कि स्थिति जो है बिगड़ेगी। चलिए देखिए कुछ लोगों का और मास्क पहन कर क्यों नहीं काम कर रहे हैं आप? मास्क पहन कर
तो यही लापरवाही है जिस कारण से आम लोगों को ये समस्या भुगतना पड़ता है और लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रशासन ने आदेश दिए हैं कि आप लॉकडाउन का पालन मास्क पहन के तमाम चीज़ों को लेकर कर सकते हैं। जो भीड़ है, कुछ लोगों की भीड़ देखिए यहाँ पे। आपके दुकान में कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है क्या? प्रशासन ने जो आदेश दिया था सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए काम कराना है, भीड़ उसी तरह से है, कोई 1 फीट की दूरी। चलिए देखिए इस दुकान के हालात ये बने हुए हैं। स्थिति बिगड़ेगी, लोग सरकार को दोषी ठहराएंगे, मगर स्थिति आप समझ सकते हैं। सर, सोशल डिस्टेंस या मास्क कुछ आप मानते हैं? मगर मास्क ना आपने पहना है ना आपके दुकान में सोशल डिस्टेंस भी सर दुकान परमिशन दिया गया है। इस तमाम चीज़ों को देखते हुए चलिए हमारे साथ गौतम दिखा रहे थे कि अनलॉक 1 में किस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है और इस लापरवाही का खामियाजा सभी लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना के अभी भी 1000 से ज़्यादा एक्टिव केस पूरे बिहार में मौजूद हैं और 1000 से 10,000 में और 10,000 से 1 लाख में बदलने में बहुत ज़्यादा समय कोरोना नहीं लेता है। 1 सप्ताह अगर हमने लापरवाही बरती तो तमाम जिस तरीके की सावधानी के भरोसे से हम चीज़ें हासिल की हैं कोरोना पर, वो सारी चीज़ें हमारे हाथ से फिसल जाएगी। चलिए अब हम ज़रा बैंक घोटाले की बात कर लेते हैं और बैंक घोटाले में आम और कैसे निरीह लोगों का पैसा बैंक के मैनेजर ने लूटा है, एफडी तक को तोड़ के। आश्चर्य है, इस लॉकडाउन के समय बैंक लोग जाते नहीं हैं, बैंक जाने से परहेज करते हैं और इस दौरान बैंक वाले ने किस तरीके से लोगों को लूटा है, ये अजीबोगरीब स्थिति है। जांच टीम जांच करनी शुरू कर दी है, ब्रांच मैनेजर पर एफआईआर दर्ज हो रहा है, लेकिन जिनकी राशि गई उस राशि का देनदार कौन होगा, ये एक बड़ी बात है। जो पैसे पहले जरा सुन लीजिए, जो जांच टीम आई है वो क्या कह रहे हैं, जो पीड़ित हैं वो क्या कह रहे हैं, फिर हम अपने संवाददाता के पास चलेंगे। अपडेट करवा कर दिया जा रहा है कि अवैध निकासी किया गया है। आप निकासी नहीं किए हैं? नहीं सर। तो खाते से पैसे आपका गायब हो गया? खाते से पैसा गायब। तो इसकी शिकायत आप लोग किए हैं? जी सर। नहीं हो गया बताइए। अच्छा शादी के खातिर धले रही है लड़की के 60,000 रुपया हमारे चल गया। बैंक प्रबंधक का मोबाइल स्विच है वो खराब है, उनके जगह पे दूसरे प्रबंधक को चार्ज दिया गया है। एलडीएम आए हुए हैं, जांच चल रही है। जांच में जो कुछ तथ्य सामने आएगा उसके विरुद्ध बेहतर कार्रवाई होगी। कितने लोगों का अकाउंट अब तक आप यहाँ चूंकि इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? सैकड़ों लोगों का अकाउंट में इस तरह का हुआ। एफडी को भी तोड़ दिया गया है, उसकी भी पैसा बताइए। एफडी तोड़ दिया गया। एक माँ अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जमा किया कर रखा था, वो पैसे भी गोलमाल कर दिए। चलिए हमारे साथ बबलू जुड़ गए हैं बक्सर से। बबलू जी, पूरा मामला क्या है? ये बैंक मैनेजर हैं कौन साहब और किस तरीके से ये सारी राशि का गबन वो कर गए हैं? 20 करोड़ रुपए का जो ये मामला सामने आ रहा है, इसमें पूर्व प्रबंधक थे रविरंजन कुमार जो बैंक प्रबंधक थे। इनके ऊपर पूर्व में भी पहले 1-2 शाखाओं में, जैसे बताया जा रहा है कि बड़का गांव की शाखा में, अजपुर की शाखा में ये जब स्थापित थे उस समय भी ये विवादित रहे थे एफडी के मामले को लेकर के कि एफडी के लिए लोगों ने पैसे जमा किया, फिक्स डिपॉजिट किया, लेकिन वो फिक्स डिपॉजिट नहीं होता था, जिसके बाद इनको ट्रांसफर करके यहाँ आशा पड़ोरी ब्रांच में भेजा गया था। विगत 4 महीने से ये जो लगातार कस्टमर थे बैंक के, वो अपने खाता को अपडेट करने की बात करते थे। कहते थे कि मोबाइल से अपडेट कर दीजिए, मेरा मोबाइल लिंक अप कर दीजिए, आधार कार्ड लिंक अप कर दीजिए, लेकिन लगातार उनके द्वारा ये कहा जाता था कि लिंक नहीं है तो प्रिंटर है, तो अन्य कई तरह की समस्याएं गिना करके लोगों से अकाउंट में पैसा तो लिया जाता था और पैसा लेने के बाद वो पैसा उनके खाते में नहीं जा करके इस तरह से कुछ मामला सामने आ रहा है। एलडीएम ने आज जो जांच की है उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सरसरी निगाह से जो देखा है गया है उसमें करीब 200 लोगों का अकाउंट जो है यहाँ गड़बड़ी की शिकायत है, लेकिन उस ब्रांच में करीब 4270 अकाउंट हैं
और लोगों का कस्टमर का अकाउंट है, इसकी पूरी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बबलू जी मौजूद थे। बबलू जी ने पूरा विस्तृत तरीके से बताया कि लगभग 5,000 अकाउंट के साथ छेड़छाड़ अकाउंट है, जिसमें 200-250 अकाउंट के साथ छेड़छाड़ किया गया। अब हम दूसरी खबर पर आते हैं। शराब माफिया निडर। जी हाँ, शराब माफिया को पहले भी कोई भय नहीं लगता था। पुलिस पर खुल्लम खुल्ला गोली चलाने कोई नई बात नहीं है। मोतिहारी के ये नेपाल से सटे हुए सीमावर्ती इलाके में पुलिस को पता चला कि एक शराब माफिया बड़ी मात्रा में नेपाल के रास्ते शराब लेकर बिहार में प्रवेश कर रहे हैं। पुलिस पहुंची, पूरे गांव के लोग पुलिस पर टूट पड़े। पुलिस की बुरी तरीके से पिटाई की, फिर पुलिस का वाहन तोड़ दिया। मतलब ये स्थिति हुआ कि पुलिस भाग रहा। आप जो देख रहे हैं भागते हुए तस्वीर, वो पुलिस भाग रही है और पीछे पीछे गांव वाले लोग उसको खदेड़ रहे हैं। जैसे लगता है कि चोर के पीछे पुलिस नहीं है, पुलिस के भागे जा रही है, चोर उन लोगों के पीछे खदेड़ रही है। ये सिचुएशन है। ये बिहार के ग्रामीण इलाकों में ये बदलाव आया है कि शराब माफिया इतने मजबूत हो गए हैं कि पुलिस को खुल्लम खुल्ला चुनौती दे रहे हैं। अगर कोई थाना प्रभारी डीएसपी अगर शराब माफिया के खिलाफ नकेल कसते हैं, कोई एसपी अगर कार्रवाई करता है तो उस इलाके में अपराध की घटनाएं बढ़ा देता है। कहीं अगर जाम हुआ तो बस तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम दिला रहे हो। एक मतलब संगठित गिरोह के रूप में शराब माफिया काम करने लगे हैं हर गांव में। और अब ये पुलिस के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है कि इस तरह के जो माफिया हैं या तो उनके अनुसार थाना चलाएं, नहीं तो फिर पिटने के लिए तैयार रहें। आपराधिक घटनाएं बढ़ेगी उसके लिए आप तैयार रहें। तो ये एक सरकार की इस नीति की वजह से ये बड़ा एक बदलाव हुआ है ग्रामीण इलाके में। क्या कहना है जरा इसकी अब पहले सुन लीजिए, फिर हम अनाथों के आश्रय पर हम खबर दिखाएंगे रांची से। लेकिन पहले जरा सुन लीजिए कि क्या कहना है पुलिस अधिकारियों का। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस अभियान को लेकर मन की बात में भी और एक मीटिंग में भी ये चर्चा उन्होंने की थी कि जो कोरोना के दौरान जो अनाथ हुए हैं, जिनके माँ बापों के का साया उनके सर से उठ गया है, ऐसे लोगों को मदद मिलनी चाहिए। बिहार सरकार 1500 रुपया राशि फिक्स की है कि ऐसे लोगों को 15 बच्चों को 1500 राशि दिया जाएगा। झारखंड के रांची में बार एसोसिएशन ने इसका जिम्मा उठाया है कि जो भी इस तरह के बच्चे हैं उनको बार एसोसिएशन पढ़ाई और बाकी जो खर्चे हैं उन तमाम चीज़ों से उनको मदद पहुंचाएंगे। जरा आप भी सुनिए क्या कहना है एसोसिएशन के अधिकारियों का। पैरा लीगल वॉलंटियर्स को हम लोगों ने निर्देशित किया है कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांवों में, पंचायत स्तर पे भी ऐसा कोई परिवार अगर मिलता है उन्हें जहां पर कि उनके माता पिता की मृत्यु हुई है और बच्चा जो है उनके देखरेख के लिए कोई नहीं है, तो ऐसे बच्चों का चयन करें। और मीटिंग के दौरान ही हम लोगों को लगभग 11 नए बच्चे ऐसे मिले हैं जिनके माता या पिता का देहांत हुआ है। तो हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं कि मैक्सिमम बच्चों को इस योजना का लाभ मिले और जो उनके नहीं रहने से, उनके माता पिता के नहीं रहने से उनको जो क्षति पहुंची है, तो उसमें उस बच्चे के सर्वांगीण विकास में किसी तरह की कोई बात। एसोसिएशन के साथ साथ झारखंड सरकार भी इसमें पहल की और ये झारखंड सरकार की तरफ से ये पहल हुआ है जिसमें 11 बच्चों की तत्काल पहचान की गई है और उनको मदद पहुंचाई जाएगी झारखंड सरकार की तरफ।